आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हर बच्चा अपने आप में खास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से जिस्मानी तौर पर कुछ कमतर रह जाते हैं। जैसे बच्चा अगर पैदाइशी सुन नहीं पाता तो वो आमतौर पर बोल भी नहीं पाता। इसकी वजह है कि बच्चा जो सुनता है उसे दोहराकर ही बोलना सीखता है। अगर वो कुछ सुनेगा ही नहीं तो वो बोल भी नहीं पाएगा, और ऐसे बच्चों को कुछ भी सिखाना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे बच्चों की मदद के लिए आज तमाम तकनीकें मौजूद हैं जिनके जरिए उनकी जिंदगी आसान और बेहतर बन सकती है। कैसे, ये जानेंगे स्पीच थेरेपिस्ट रितु नाकरा से। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। रितु नाकरा, आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकते। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा इस चीज़ के साथ पैदा हुआ है कि वो सुन ही नहीं सकता, पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकता, तो मालूम कैसे चलेगा? बच्चा सुन नहीं सकता जन्म से, इसकी जानकारी के लिए या तो एक हियरिंग हेल्थ प्रोफेशनल पेरेंट को बताएगा कि आपका बच्चा सुन नहीं सकता जी। या फिर पेरेंट घर में ऑब्जर्व करके उनको लगता है कि ओहो ये बच्चा तो बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है, तब उसको वो हियरिंग की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान जाता है। बट लेटेस्ट रिसर्च ने अभी ये बताया है कि 90 to 95% बच्चे जो ऐसे पैदा होते हैं जो सुन नहीं सकते, वो हियरिंग पेरेंट्स के पैदा होते हैं जी। यानी कि उन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे को हियरिंग लॉस है, क्योंकि वो नॉर्मल हियरिंग के पेरेंट्स होते हैं। तो या तो डिलीवरी के बाद एक टेस्ट है OAE, उसकी जांच के दौरान बच्चे का हियरिंग लॉस पता चल जाता है, या फिर अगर उस हॉस्पिटल में वह टेस्ट नहीं हुआ है तो फिर समय के साथ जब पेरेंट को खुद रियलाइज होता है कि मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा, तब उसको जाके ये लगता है कि शायद सुन नहीं रहा। जी, ये तो बहुत आगे की बात हो गई कि आप टेस्ट करवाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आपका जो बच्चा है वो सुन नहीं सकता, और सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें, जब बच्चा पैदा हुआ है और अगर वो सुन नहीं सकता, तो क्या उसके बिहेवियर में हम कुछ किसी तरह का चेंज देख सकते हैं जिससे हमें मालूम चले कि ये बच्चा सुन नहीं सकता? देखिए, जो हाई रिस्क बेबीज होते हैं जिसमें कि जैसे पहले से पता होता है कि इस बच्चे में कुछ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जैसे प्रीमेच्योर बेबी हो गया, डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसे हादसा हो जाता है, तो उसमें हियरिंग लॉस के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो ये टेस्ट रिकमेंडेड हो जाता है कि बिफोर द चाइल्ड गेट्स डिस्चार्ज उसका हियरिंग टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी कंट्री में अभी भी यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग मैंडेटरी नहीं हुई है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का ये टेस्ट छूट जाता है। अच्छा। तो छूटने की वजह से जो प्राइम पीरियड है जिसमें कि भाषा और बोली का विकास होता है वह रह जाता है, और पेरेंट को एक्चुअली में बाद में ही पता चलता है कि ये बोल नहीं रहा क्योंकि ये सुन नहीं रहा। जी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर कोई बच्चा सुन ही नहीं रहा है तो वो बोल भी नहीं पाएगा, तो ये जो चीज़ है ये कितने % केसेस में होता है या सभी के साथ होता है? नहीं, हियरिंग लॉस जो है वो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे को माइल्ड या मॉडरेट हियरिंग लॉस है तो उसमें कुछ सुनना तो है, तो भाषा और बोली का विकास होगा। लेकिन अगर बच्चे से आप जैसे दूर से बात कर रहे हो और या बहुत शोर है, तब ऐसी सिचुएशंस में वो बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो इसके भी टाइप्स हैं अलग अलग? हाँ, तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस पे डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली बच्चे की स्पीच कैसी डेवलप हो रही है। लेकिन जो बच्चे सीवियर टू प्रोफाउंड या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले बच्चे होते हैं और दोनों कानों में उनको यही डिग्री है, अच्छा, वो बच्चे फिर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वाकई सीवियर मतलब 80 डेसिबल से ऊपर का ही सुनाई देगा, और 80 डेसिबल मतलब जैसे कि डिस्को में आवाज आ रही है, अच्छा, या हम दिवाली पे पटाखे चला रहे हैं, तो उतने शोर वाली चीजें ही वो सुन पाएंगे। अच्छा,
तो जैसे आपने अभी बीच में कहा था, एक टेस्ट की बात आपने कही थी और हियरिंग स्क्रीनिंग की आपने बात कही, तो कहा आपने कि बहुत सारी जगह ये मैंडेटरी है, पर हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में मैंडेटरी नहीं है और इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ से मुतासिर होते हैं। जी, तो ये टेस्ट कैसे कराया जा सकता है, और अभी की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, और क्योंकि जो नए बच्चे पैदा हुए होते हैं उनके साथ किसी भी इस तरह का टेस्ट करवाना, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है? ये बड़ा अच्छा सवाल था। ये टेस्ट केवल 2 मिनट का टेस्ट है। अच्छा। और इतना आसान टेस्ट है क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो ऑलमोस्ट सो ही रहा होता है, तो सोते सोते ये टेस्ट हो जाता है। अच्छा। जिसको हम OAE टेस्ट बोलते हैं, ऑटो अकूस्टिक एमिशन टेस्ट। जैसे मेरे कान में ये लगा है, ऐसे ही बच्चे के कान में एक ईयर प्लग लगता है और 2 मिनट में एक वो OAE मशीन से बच्चे का पता चल जाता है कि उसको इनर ईयर का हियरिंग लॉस है या नहीं, यानी कि जिसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। जी। इतना आसान टेस्ट है और ये कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में, जो टॉप के हॉस्पिटल्स जिनको हम कहते हैं, वो उनमें हो रहा है। उनमें बच्चे को डिस्चार्ज करने से पहले ये टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो छोटी अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है और कितना ही आसान है। मतलब ना तो इसमें कोई इंजेक्शन लगना है, ना कोई दवाई पिलानी है, ना कुछ किसी भी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ कान के ईयर में एक प्लग लगा के 2 मिनट में टेस्ट करना है। तो जैसे आपने अगर किसी ने अपने बच्चे का टेस्ट करवा लिया, हियरिंग स्क्रीनिंग उसकी करवा ली और उसे पता चलता है कि हियरिंग लॉस है उसके बच्चे को, तो इसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो क्या कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं आजकल? देखिए, आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, ये बच्चे बहुत ही, बेशक उनमें एक कमी पैदाइशी है, हाँ। लेकिन वो इतने फॉर्चुनेट हैं कि अब ऐसी तकनीक आ गई है, जैसे डिजिटल हियरिंग एड्स आ गए हैं और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी आ गई है। तो इन रास्तों के द्वारा आप देखेंगे कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए ये रास्ता चूज किया है, वो बच्चे आज बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। अच्छा। किसी भी बच्चे की तरह बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और किसी भी चीज में पीछे नहीं है। तो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, यहाँ तक कि ये बच्चे गाना भी गा रहे हैं। मतलब अच्छा। ये आज का, यानी कि सही गाइडेंस की जरूरत है। एग्जैक्टली। इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, अगर आपके पास थोड़ी सी अवेयरनेस है, गाइडेंस है, हाँ। तो आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। करेक्ट। अच्छा, अगर ऑप्शन की ही बात करूं तो आपने एक अवतार ऐप लॉन्च की है और इसे आपने बनाया है और ख़ासकर इसी तरह के बच्चों के लिए, इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बनाया, तो इस ऐप के बारे में बताइए कि क्या ऐप है? जी, ये ऐप है अवतार ऑडिटरी वर्बल ट्रेनर एंड रिसोर्सेज। इस ऐप में हमने ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। अच्छा। और गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, यानी कि एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है और फ्री डाउनलोड है। इसमें बच्चों के, ये पेरेंट्स के लिए बनाई गई है क्योंकि जैसे मैंने बताया 95% पेरेंट्स तो नॉर्मल हियरिंग है। जी, तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद अवतार ऐप के बारे में बात करेंगे। जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, बताइए। हमारे बच्चे की तरफ से बात करना, बच्चा जो है के फासले से बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इस तरह से डॉक्टर से बात करना। अच्छा, आपका बच्चा बोल नहीं सकता, अभी उसकी उम्र क्या है? क्या आपको आवाज आ रही है? जी, बताएं आपके बच्चे की उम्र क्या है? हाँ, हेलो। हाँ जी, उम्र बताएं बच्चे की। हाँ, हेलो। लगता है किसी वजह से हमारी इनसे ठीक से बात नहीं हो पा रही। जितना हमें सवाल समझ आया कि इनका जो बच्चा है वो बोल नहीं सकता, तो क्या ये वजह हो सकती है? जी, सो अगर जब भी आपको इस तरह का लगे कि आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो अच्छे ENT के पास जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं और सुनने की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार लगता है, जैसे मैंने बताया, ऊंची आवाज़ें बच्चे सुन लेते हैं, बिल्कुल, तो उसमें पेरेंट को लगता है कि अरे ये तो सुन रहा है, लेकिन जो आप और मैं बात कर रहे हैं, हाँ, जो हमारी आम भाषा, धीमी आवाजें नहीं सुन पाते। हाँ, हम लोग बात करते हैं, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं 40-45 डेसिबल पे, वो बच्चे हैं जो 80 डेसिबल के बाद सुनेंगे। अच्छा।
तो वो पेरेंट्स को धोखे में रखता है, नहीं नहीं सुन तो रहा है, नहीं नहीं दरवाजा बंद हुआ तो जोर से आवाज आई सुन लिया, लेकिन उस सुनने से उनकी भाषा और बोली का विकास नहीं होगा। जी, आप हमें बता रही थी अवतार ऐप के बारे में। जी, तो इस ऐप में हमने पेरेंट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग वीडियोस डाले हैं। जैसे जब हम बच्चे को सही तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे वो हियरिंग एड्स हो या कॉक्लियर इम्प्लांट हो, जिस दिन से बच्चा पहली बार इन डिवाइसेस के थ्रू सुनना शुरू करता है, उस दिन से लेके हम उस बच्चे के साथ किस तरह स्टेप बाय स्टेप बच्चे के साथ घर पे काम कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग वीडियोस के द्वारा हमने समझाया है। तो ये हो गया ट्रेनर। और रिसोर्सेज में हमने अब तक जितने भी रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल हैं उसका हिंदी रूपांतर किया है। अच्छा। हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश के मटेरियल भी है, जिसको पेरेंट खुद पढ़कर बहुत सारी चीजें रेफर कर सकता है। कि मान लीजिए मेरा बच्चा प साउंड नहीं बोल पा रहा, अच्छा। तो प साउंड की हमने कुछ अच्छी एक्टिविटीज डाल दी। हाँ। कि पापा के ऊपर कविता है, पापा के ऊपर कहानी है, प से कुछ एक्टिविटीज है। इस तरह से बहुत ही मजेदार तरीकों से आप बच्चे को घर रहकर भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो अभी क्या कुछ लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इससे मदद मिली है? जी, तो हमारे 500 से ज़्यादा यूज़र हो गए हैं। अच्छा। और हम इसमें अब 1 महीने में 2 लाइव सेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि चाहे आप एक वीडियो के द्वारा ट्रेनिंग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर बच्चा खास है, जैसे आपने बोला जी। तो हर खास बच्चे के लिए कुछ खास जरूरतें भी होती हैं। तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उनके साथ लाइव सेशंस में भी कनेक्ट होते हैं और फिर उनकी क्वेरीज को लेते हैं और एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। जी। तो उसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम डायरेक्ट पेरेंट के साथ लिंक होकर उनको और अवेयरनेस और उनको और एम्पावर कर रहे हैं। तो ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करना और ऐप्स की तरह ही इजी है? करेक्ट। और इसका इस्तेमाल भी उतना ही इजी है? यस, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल। जी, और ये एकदम फ्री है? ये फ्री डाउनलोड है, लेकिन आगे ट्रेनिंग मटेरियल्स कुछ हमने फ्री हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल के हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जी। अच्छा, अगर हियरिंग एड की बात करें तो अगर कोई बच्चा जो पैदा हुआ है, स्क्रीनिंग उसकी हो गई है, ये पता चल गया है कि वो सुन नहीं सकता, उसको हियरिंग एड लग गया है, और वो बच्चा जिसको काफ़ी उम्र के बाद हियरिंग एड लगा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो जन्म से लेके 3 साल तक उसका जो न्यूरल डेवलपमेंट है, यानी कि जिसको हम ब्रेन डेवलपमेंट बोलते हैं, किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है 0 to 3 इयर्स में। अच्छा। इसीलिए हम बोलते हैं कि माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट है वो पहले 3 साल में कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो फिजिकली भी डेवलप कर रहा है, इमोशनली भी डेवलप कर रहा है, उसके बहुत सारे माइलस्टोन्स एक साथ डेवलप करते हैं। जी। तो जो बच्चे जिनमें हम हियरिंग एड्स या कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाद में करते हैं, तो जो प्राइम पीरियड है जिसमें ब्रेन डेवलप फास्ट हो रहा है, हाँ। उसको हमने मिस कर दिया। अच्छा। और आप ये देखिए कि एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे सुनता है। हाँ। ठीक है जी। और अगर हमने 3 साल नहीं सुना तो हमने कितने घंटे मिस कर दिए। बिल्कुल। उन घंटों को वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। यानी वो जो एक सीखने का वक्त है, हाँ, वो आपने मिस कर दिया। वो मिस कर दिया, उतने घंटे मिस कर दिए। इसीलिए फिर थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो स्टेप बाय स्टेप उनको ले जाकर वो पेरेंट्स को गाइड करता है कि आप कैसे उसको बच्चे को लेवल पर ला सके, ताकि वो अपने सुनने वाले दोस्तों के साथ मिलकर खेल सके। जी, आपने इसमें जिक्र किया थेरेपी का, तो हमने सुना है लैंग्वेज थेरेपी के बारे में और स्पीच थेरेपी के बारे में, तो दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले थेरेपी वर्ड का मतलब जानना ज़रूरी है। थेरेपी का मतलब है कोई चीज़ खराब है और उसकी करेक्शन करना, उसको हम थेरेपी बोलते हैं। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते और उनकी हम थेरेपी शुरू करने जा रहे हैं, तो ये बोलना कि मैं स्पीच थेरेपी के लिए जा रहा हूँ इज नॉट करेक्ट, बिकॉज थेरेपी मतलब आप करेक्शन कर रहे हैं, स्पीच थेरेपी मतलब आप स्पीच की करेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन अगर स्पीच ही नहीं है तो उसकी करेक्शन कैसे होगी? स्पीच थेरेपी हम तब करवाते हैं जब बच्चा कुछ बोल रहा है
और ठीक से नहीं बोल रहा, हम उसकी करेक्शन करवाएंगे। अच्छा। तो बोलने के लिए पहले सुनकर समझना जरूरी है। मुझे पता है कि मैंने क्या बोलना है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ जी। जब मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे बोलना क्या है तो मैं क्या बोलूँगी। इसीलिए बच्चों में पहले लैंग्वेज डेवलप होगा जी। उसके लिए लैंग्वेज थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम करते हैं। फिर जब बच्चे को भाषा समझ आनी शुरू होती है जी, फिर स्पीच डेवलप होगी। अच्छा। और फिर जब जरूरत होती है तो हम स्पीच थेरेपी करते हैं। जी। और इसमें वक्त कितना लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे सीखने वाले के ऊपर, सीखने और सिखाने वाले के ऊपर। अच्छा। इसमें पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है। थेरेपिस्ट आपको 1 घंटे का थेरेपी सेशन देगा, ट्वाइस अ वीक देगा, थ्राइस अ वीक देगा, लेकिन आप बच्चे के साथ बाकी 23 घंटे हैं। हाँ। तो जब थेरेपिस्ट आपको तो गाइड कर पेरेंट रहा का है, भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल ही पेरेंट का जी। है। और भी बातें करेंगे इसके बारे में। कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल ये है कि हमारे एक बच्चे हैं, लगभग 8 साल के हैं। वो सुनती भी हैं और सब कुछ समझ भी पाती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं, स्कूल भी जाती हैं। अच्छा जी, ये सवाल डॉक्टर साहब से कि हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि खुद कभी भी कभी बात कर सकती हैं। जी। इनके केस में क्या हो सकता है? इसके केस में आपको एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुनना ठीक है तो ना बोलने के और दूसरे कारण ये है कि बच्चे में एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अच्छा। जैसे कि कई बार दूसरी वजह भी हो सकती है। हाँ, जैसे कि ऑटिज्म है, हाँ। या किसी तरह का और डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों में स्पीच डेवलप नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपको पहले सही जांच करवानी बहुत जरूरी है कि कारण पता चले कि बच्चा क्यों नहीं बोल पा रहा। तो आप से गुजारिश जैसे उन्होंने है कि ये भी कहा था कि जो बच्ची है वो पढ़ती ठीक है लेकिन बोलती नहीं है। नहीं, अगर बोलती नहीं है तो पढ़ने में दिक्कत जरूर आएगी। अच्छा। क्योंकि आप जब तक उसको रीड नहीं करोगे तो आपको ऑडिटरी फीडबैक नहीं मिलेगा, तो भाषा उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है जिसका जांच कराना बहुत जरूरी है। इसलिए एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पूरी बैटरी जी, वो टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। जी। आप हमें बता रही थी स्पीच थेरेपी के बारे में कि पेरेंट्स का इसमें कितना बड़ा रोल होता है। हाँ। और वो कैसे अपने बच्चों को ये चीजें सिखा सकते हैं। तो पेरेंट इज द की फैक्टर। अगर आप जितनी भी सक्सेसफुल स्टोरीज देखेंगे बच्चों की और उनके घर जाके या जैसे हम बातचीत करते हैं, तो असली काम पेरेंट ने किया है, लेकिन दिशा थेरेपिस्ट दिखाता है। तो ये एक पार्टनरशिप की तरह, पूरी टीम की तरह काम होता है, जहां अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट अच्छी फिटिंग करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की फिटिंग अच्छी होनी भी जरूरी है। बच्चे को पूरा साउंड एक्सेस मिलना भी जरूरी है। उसको लो फ्रीक्वेंसी भी सुननी है, मिड फ्रीक्वेंसी भी सुननी है, हाई फ्रीक्वेंसीज भी सुननी है, जो कि एक अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट उसके डिवाइस को सेटिंग करता है। फिर एक अच्छा थेरेपिस्ट पेरेंट को गाइड करता है। तो ये तीनों एक पार्टनर है। हाँ। और एक साथ टीम की तरह काम करके, बिल्कुल, जब टीम की तरह काम करेंगे तभी कामयाबी आपको मिल सकती है। कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा बेटा है, वो 13 ईयर्स का है। उसकी प्रॉब्लम है कि उसका रिटेंशन पावर अच्छा नहीं है। यानी अभी उसका पायजामा नीचे जाता है, वो ऊपर नहीं, खुद नहीं उठाता है, खुद भी ऊपर नहीं करता है। अच्छा। हाँ, और उसके साथ ही जब वो कुछ पढ़ता है तो भूल जाता है। हाँ, अभी उसको वो बड़ा है मगर दिमाग उसका अभी वो छोटे बच्चे का है। अच्छा जी, उसके लिए क्या करना? जी, तो आपने उसका कभी पूरा जांच करवाया कि इसका क्या कारण है? जैसे मैंने बताया कि उसको एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं, जिसमें बच्चे के आईक्यू लेवल को चेक करते हैं, ईक्यू लेवल को चेक करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे में किस तरह की कमी है। तो और अगर मैंने बात की थी, डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये ठीक है, इसे ठीक है, मगर अभी तो वो अब बड़ा भी हो गया, मगर प्रॉब्लम वैसी की वैसी है।
हाँ, लेकिन देखिए ठीक है नहीं है ना, आपको खुद फील हो रहा है कि ये उतनी उम्र वाला काम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कुछ तो ठीक नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप किसी अच्छे अस्पताल में जाकर इसका प्रॉपर असेसमेंट कराइए और इस चीज का कारण ढूंढिए, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होगा हम उस पर आगे का इलाज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स की बात करें तो इसके बारे में सुना बहुत है, लेकिन ये है क्या? कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा डिवाइस है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक सर्जिकली हम इंसर्ट करते हैं, जो कि एक ट्रेंड ईएनटी सर्जन करते हैं जी, और एक एक्सटर्नल होता है जिसको हम जैसे हियरिंग एड पहनते हैं उस तरह से लगाया जाता है। अच्छा, तो ये उन केसेस में करते हैं जहां पर हम ये नोट करते हैं कि इस बच्चे को हियरिंग एड से अब फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे कि सीवियर टू प्रोफाउंड या प्रोफाउंड केसेस में अभी उस लेवल के डिजिटल हियरिंग एड्स नहीं है कि उतनी पावर दे सकें, खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चों में अभी भाषा और बोली का विकास होना है, तो उनको बहुत अच्छा सुनने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में फिर ईएनटी सर्जन और ऑडियोलॉजिस्ट मिलके डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट चाहिए, और इस डिवाइस के थ्रू जब ये इलेक्ट्रिकल अकूस्टिक सिग्नल्स के थ्रू फिर बच्चा सुनना शुरू करता है। जी, और भी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे आप हमें बता रही हैं कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में, तो आपने बताया कि ये क्या डिवाइस है, इसको लगाया किस तरह से जाता है, क्या इसके लिए किसी तरह की कोई सर्जरी होती है? सर्जरी होती है तो उसमें कितना टाइम लगता है, और किस उम्र के बच्चे को लगाया जा सकता है? सबसे पहले कॉक्लियर इम्प्लांट का डिसीजन लेने से पहले उसकी बहुत सारी जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एक पूरी बैटरी होती है टेस्ट की, जिसमें ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं और रेडियोलॉजिकल असेसमेंट्स होती हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इस बच्चे में हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगा भी सकते हैं या नहीं। अच्छा, कई केसेस में ये भी होता है कि इस बच्चे में सर्जरी हो ही नहीं सकती। तो एमआरआई और सीटी स्कैन, ये रेडियोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि कई बच्चों में सर्जरी हो ही नहीं सकती, तो उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उनके अंदर जो कॉक्लिया है, ये इंसर्शन होती है। कॉक्लियर इम्प्लांट मतलब जो कॉक्लियर जो हमारे कान में इनर ईयर होता है, उस कॉक्लियर के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। तो कई बार कुछ केसेस में वो कॉक्लियर होता ही नहीं है, तो वो सर्जन किस में इंसर्ट करेंगे। अच्छा, तो ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं इनर ईयर की, जो हमें एमआरआई और सीटी स्कैन्स के द्वारा पता चलती है। तो उन केसेस में फिर इम्प्लांट नहीं हो पाता। अच्छा। तो उस डिसीजन को लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। और ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट्स में हम पूरा बेरा, एएसएसआर, ओएई, इम्पीडेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट करते हैं, और फिर एक डिसीजन लिया जाता है कि इस बच्चे को इम्प्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, और जब हम सर्जन और ऑडियोलॉजिस्ट टीम मिलके डिसाइड कर लेती है, फिर ये सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसमें लगभग एक ट्रेंड सर्जन लगभग 1.5 से 2 घंटा लेते हैं, और बच्चा शाम तक बिल्कुल जैसे सुबह एडमिट हुए और दोपहर तक सर्जरी कंप्लीट होके शाम तक बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक कॉन्शियस हो जाता है, और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। इस सर्जरी को करवाने के लिए क्या ठीक उम्र होनी चाहिए बच्चे की? जी, जितना जल्दी कराएंगे उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर से वही अहम मुद्दा कि 0 to 3 इयर्स के बीच में होना जरूरी है, क्योंकि वही पीरियड है जिसमें हमारा ब्रेन मैक्सिमम पोटेंशियल होता है स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करने का। अगर हमने वो टाइम पीरियड सोचने में ही निकाल दिया, तो चाहे आप कितना भी महंगा इम्प्लांट करा ले, वो जो टाइम चला गया है वो फिर वापस नहीं आएगा। जी, अगर मैं अपने देश की बात करूं, तो यहाँ पर जब भी इलाज की बात होती है, मेडिसिन की बात होती है, डॉक्टर्स की बात होती है, तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो खर्चे का आता है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जिस तरह से ये सर्जरी है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा महंगी है या हर कोई करवा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है?
ये सर्जरी तो महंगी है क्योंकि अच्छा। खर्चा सर्जरी का नहीं है, खर्चा डिवाइस का है। डिवाइस का खर्चा, यानी कि कॉक्लियर इम्प्लांट एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम एडिप स्कीम में निकाला है, जिसमें कि वो बीपीएल फैमिलीज को फ्री में इम्प्लांट्स दे रही हैं। फ्री में इम्प्लांट्स दे रही हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, मेरा 5 साल का बच्चा है, उसको तलवा होता है ना, तलवा बात सही नहीं करता है वो। हाँ, उसके बारे में स्पीच मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि साफ नहीं है बच्चे की, तो क्या कर सकते हैं? बहुत शॉर्ट में आंसर, वक्त कम है। तलवा आप किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाकर वो उसको काट देते हैं तो वो खुल जाता है और थोड़े दिन में हील हो जाता है। तो बच्चा फिर जो कुछ लफ्ज जो वो ठीक से बोल नहीं पाता वो ठीक से बोलने लगता है। अच्छा डॉक्टर रितु नाकरा, क्या आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगी कि अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा है तो वो क्या करे, बहुत शॉर्ट में? अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है तो मेरी गुजारिश है, अगर आपको लग रहा है वो सुन नहीं रहा, उसका इमीडिएटली ये पूरी जांच कराएं और उसको अगर आप टाइम पर अच्छे हियरिंग एड्स लगवाएंगे, अच्छी जांच करवा देंगे तो वो एक दिन आपकी और मेरी तरह इसी तरह बैठ के शो कर रहा होगा, बात कर पाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल है। जी रितु नाकरा, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ये लोग ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तरन्नुम, शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।